गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स हो गया आपका कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डेफिनेट शेप किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इनके बीच में कौन से फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये अप्रोच क्यों आई इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ज्योमेट्री या जो शेप है किसी मॉलिक्यूल का वो कैसे होता है। जनरली आप लोगों को पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कब बनता है, जब एटम उसमें जब क्या 2 या मोर देन 2 एटम बाइंड होते हैं तो तब क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल, अब उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्शन फोर्स हो सकता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो उस फोर्स के कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बनती है। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में जो मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल किससे बना, एटम के कॉम्बिनेशन से बना। तो एटम के कॉम्बिनेशन से जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है और उस मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एटम का क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वो एटम कहीं पे अपनी स्पेस लैटिस को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, यानी अपनी जगह ले रहा है। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे जगह लेता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जब कोई एटम अपनी एक पर्टिकुलर जगह लेता है तो उस जगह जब वो वहाँ पे अपना एक फिक्स प्लेस बना लेता है तो उसके कारण उनकी क्या बनती है, शेप बनती है, या उनकी क्या बनती है, डेफिनेट ज्योमेट्री बनती है। और इसे ही कहा जाता है ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप के कारण बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनसे वेरीज करती हैं। यानी बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो मॉलिक्यूल के शेप पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें, जैसे वाटर है H2O। ठीक है, वाटर का जो शेप होता है वो बेंट शेप होता है और उस बेंट शेप के कारण इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी बेंट शेप के कारण क्या होती है, इस बेंट शेप के कारण कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती हैं। सेम एग्जाम्पल अगर हम एक चीज़ और लें कि जैसे आपका मॉलिक्यूल हो गया, कोई सा भी मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं, या जैसे DNA RNA के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे भी मॉलिक्यूलर शेप के कारण, डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप के कारण क्या होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी प्रॉपर्टी में एक यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में एक यूनिक चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर, और ज्योमेट्री कहीं ना कहीं क्या करती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे क्या करती है, कहीं ना कहीं असर डालती है, यानी कहीं ना कहीं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि मॉलिक्यूल क्यों इनका डेफिनेट शेप, मॉलिक्यूल का क्यों डेफिनेट शेप। अब आप जनरली अगर आप देखें, अगर हम आयनिक कंपाउंड देखें, आयनिक कंपाउंड में सपोज फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लेते हैं। अब सोडियम क्लोराइड किससे बना हुआ है, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है, किससे बना हुआ, आयन से बना हुआ। आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी सोडियम और क्लोरीन के आयन के बीच में क्या हुआ, जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इनकी जो लैटिस साइट होती है, 3 डायमेंशनल लैटिस साइट, वो क्या होती है, बिल्कुल फिक्स प्रॉपर हो जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक सोडियम एटम को 6 क्लोरीन आयन सराउंडेड करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एक सोडियम आयन कितने, 6 क्लोरीन आयन से क्या होता है, सराउंडेड रहता है। सेम एज
एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहता है, तो इनके क्या है 3 डायमेंशनल में एक फिक्स लैटिस है, ठीक है। इस कारण से ही क्या होता है क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनकी एक लैटिस साइट क्या होती है, एक फिक्स क्रिस्टलाइन लैटिस साइट इनकी बन जाती है। जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड डिपेंड करते हैं किस पे, ये डिपेंड करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंट्रल एटम है, यानी जिसके सराउंडेड क्या है, जो एटम है वो बॉन्डेड हो रहे हैं, सराउंडेड एटम जो क्या हो रहे हैं, बॉन्डेड हो रहे हैं। वो जो बॉन्डेड एटम है वो क्या है, वो क्या करेंगे, रिपल्सिव इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के कारण ये क्या करेंगे, उस सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम के अगल बगल कहीं पे एक ऐसी जगह एक्वायर कर लेंगे कि जहाँ पे वो मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि जैसे हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, अब ये कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये आपके हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे जब शेयरिंग होगी यानी बॉन्डिंग होगी कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। यानी अगर जैसे ये एक कार्बन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक कार्बन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा, ये इसको रिपेल करेगा इस पेयर को, ये इस पेयर को रिपेल करेगा, ये इससे रिपेल करेगा, ये इससे रिपेल करेगा, ये इससे करेगा, इस तरीके से रिपल्शन अट्रैक्शन होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं या इतनी डिस्टेंस पे आते हैं कि जहाँ पे ये लोन पेयर या ये जो पेयर है, लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, ये मिनिमम रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करे और स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम हो जाए। तो ये पर्टिकुलर वहाँ पे जो अपना लैटिस स्पेस लेता है सेंट्रल एटम के चारों ओर, अपना जहाँ पे लैटिस स्पेस लेता है वो ऐसी जगह चूज करता है कि जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो जब ये अपना स्पेस वहाँ पे चुन लेता है कि जहाँ पे ये मिनिमम रिपेल और मैक्सिमम इसका स्टेबिलिटी हो, तो यहाँ पे क्या बनती है, फिर इनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन जाती है। जैसे इसकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो CH4 मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये है ज्योमेट्री। अब ये जो ज्योमेट्री आती है क्यों और किस तरीके से आती है, ठीक है, इसके बारे में पहले सिडविक और पॉवेल दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सिंपल सी अप्रोच दी थी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन या इंट्रैक्शन होता है, तो इस कारण से ये रिपेल होते हैं, एक जगह मिनिमम इतनी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कि जिससे रिपेल ना हो। फिर इसके बारे में जो फर्दर डेवलपमेंट हुई 1954-55 के अराउंड में, यहाँ पे नायलॉम और गिलेस्पी ने 1957 में इस पे फिर और स्टडी की, और फिर इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी को कहा जाता है वेस्पर थ्योरी, यानी VSEPR। क्या कहा जाता है इसे, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। और ये जो वेस्पर थ्योरी है, ये थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री फिक्स कैसे होती है। अब वेस्पर की जो फुल फॉर्म हो क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको कहा जाता है वेस्पर थ्योरी। और ये थ्योरी हमें क्या बताती है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि किसी भी एटम का
किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर किसी भी इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये हमें कौन बताता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी हमें ये बताती। अब इसके मेन पोस्टुलेट क्या है? ठीक है, इसके जो मेन पोस्टुलेट है, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट इसका ये है कि जो शेप होता है मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल। पहला क्या हो गया आपका? शेप ऑफ, किसका शेप? शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा? तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है ओनली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया आपके? कि आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के और उस पर्टिकुलर जो बॉन्डिंग कर रहे हैं उनकी आउटरमोस्ट सेल में, क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है? वो होती है जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग केवल उन्हीं में होती है। तो सेंट्रल एटम का भी आउटरमोस्ट और जो बॉन्डेड एटम है उसका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे और इसीलिए इसे कहा गया इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डेड एटम जो बॉन्डेड हो रहा, तो एक लोन पेयर आ रहा। तो जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। समझ रहे हो बात को? अब अगर सपोज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम देखें कि कोई भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा तो एटम क्या होते हैं? जो आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कार्बन को देखें, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? हाइड्रोजन के शेयर्ड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, ये शेयर्ड हो गया, यानी यहाँ पे टोटल क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यहाँ पे बॉन्डेड हो गए, यानी यहाँ पे क्या बन रहे? बॉन्ड पेयर बन रहे। क्या बन रहे यहाँ पे? बॉन्ड पेयर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर ही बने। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बन जाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या करें? बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें कुछ लोन पेयर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम H2 को देखें, H2O का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 और ये लेते हैं 4, ये दैट इज़ 5 6। अब ये देखो एक की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, एक की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, ये देखो ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीजन के देखो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर बच गए ना, ये तो कॉमन बॉन्डेड नहीं हो रहे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट ना करे, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लोन पेयर, यानी कि जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर। समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका। अब देखो जैसे CH4 में ही देखें हम, कार्बन, ये देखो हाइड्रोजन का लोन पेयर। मैं फिलहाल सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा है इसका, मैं अभी इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। अब ये देखो कार्बन
हाइड्रोजन 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 के साथ इसने क्या किया, CH4 बॉन्ड बनाया। अब ये देखो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्या बना आपका, एक इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब देखो, जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, हटाएगा इसे, ये भी इसे रिपेल करेगा, 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 और ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट है इसका कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं या बॉन्डिंग पेयर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक दूसरे को रिपेल करके ये इतनी डिस्टेंस पे आ जाते हैं कि फिर फर्दर ये एक दूसरे को रिपेल न करें, और जब ये रिपेल नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि वो अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, उनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है और मिनिमम एनर्जी, यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाती है और मिनिमम क्या आ जाती, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जहाँ पे आ जाती है, वो उसका क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यानी वो उसका क्या है, एक तरह से कि वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा, वो मॉलिक्यूल उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड पेयर के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन लगता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है इसका थर्ड पॉइंट वो यही है कि जो बॉन्ड पेयर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल करने पे ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे से ये इतनी डिस्टेंस पे आ जाएंगे कि फर्दर ये एक दूसरे को रिपेल न कर सके। अब अगर ये इसको रिपेल कर रहा या ये इसे रिपेल कर रहा, तो इसकी कोशिश ये होगी कि ये ऐसी जगह पे चले जाए कि इसका रिपल्शन भी इस पर ना लगे, एक तरह से बहुत कम लगे, इसका भी कम लगे। ऐसे इसमें भी होगा कि ये अगर इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा कि इतनी डिस्टेंस पे आ जाएगा कि इन दोनों का रिपल्शन बहुत मिनिमम हो जाए, यानी एनर्जी इसकी बच जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो यही रीज़न है कि जो CH4 का स्ट्रक्चर होता है वो लाइक दिस, क्या कहते हैं इसे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये देखो, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो क्या है, यहाँ पे मिनिमम है और स्टेबिलिटी इसकी क्या है, मैक्सिमम है। तो जो CH4 है, CH4 किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, एज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है। ये ऐसे नहीं बनता, जनरली हम इसको CH4 को ऐसे बना लेते, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका ये है। तो यहाँ पे जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं, इन बॉन्ड पेयर पे जो रिपल्शन है वो क्या है, सबसे मिनिमम है। समझ रहे बच्चों? ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है इसमें वो है कि जो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन में, जो मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं। डबल बॉन्ड बनते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो इनको हम क्या है, एज ए सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रिपल्शन होता है लोन पेयर का, ठीक है, वो लोन पेयर का रिपल्शन हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर कि लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर हैं तो वहाँ पे लोन पेयर का जो इंट्रैक्शन होगा, लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है कि ज्योमेट्री में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, यानी उनके शेप में चेंजिंग आ जाते हैं। जैसे ये CH4 का ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम H2O का स्ट्रक्चर देखें तो H2O का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही होता है। H2O का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन इन लोन पेयर के इंट्रैक्शन के कारण, अब ये देखो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है,
यानी ज्योमेट्री इसकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ज्योमेट्री में चेंज आ जाता है। किसके कारण? लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोन पेयर LP इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ठीक है, इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अभी तो खैर हम यहाँ पे अभी आप लोगों की समझ में इतना अभी नहीं रहा होगा कि लोन पेयर क्या, लेकिन जब इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस टाइम आपका ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मीन्स क्या है, कि लोन पेयर का इंट्रैक्शन क्यों ज़्यादा हो रहा और क्यों किस कारण से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो रही। तो आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिए आप, ये आगे भी आएगी भी, कि जो लोन पेयर का इंट्रैक्शन है, यानी लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर बॉन्ड पेयर का होता है, और सबसे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ठीक है। सबसे कम इंट्रैक्शन क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर का जो इंट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर का। इन दोनों में अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंट्रैक्शन देखें तो सबसे यहाँ पे कम होगा। लोन पेयर का इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या करता है? बॉन्ड एंगल को श्रिंक कर देता है, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड एंगल श्रिंक होता है। तो ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन क्या है, इन लोन पेयर के कारण ये एंगल 104.5 डिग्री का हो जाता है, समझ रहे? तो ये है लोन पेयर की पावर, ठीक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है यहाँ पे कि जो रिपल्शन फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो रिपल्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जब हम चलते हैं, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल, ये आपका 120 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये हो गया आपका 180 डिग्री का एंगल। ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, ये हो गया आपका पूरा 120 डिग्री, और ये हो गया आपका पूरा कितना, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में बनाएंगे, ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये दैट इज़ 180, इट इज़ 120 एंड दैट इज़ 90 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया आपका पूरा हाउ मच 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन फोर्स 90 डिग्री से जब हम धीरे धीरे 180 की तरफ चलते हैं तो डिक्रीज होता है। यानी 90 डिग्री पे जो रिपल्शन फोर्स होगा, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा किसी ज्योमेट्री में, शेप 90 डिग्री के एंगल का बन रहा, तो वहाँ पे जो रिपल्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद 120, और सबसे कम किस पे होगा? 180। तो जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो एंगल बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों, ये वेस्पर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो? कि जैसे जैसे क्या होगा, एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होता है। तो ये है आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कि आउटरमोस्ट यानी जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इस पे डिपेंड करती है। यानी कितने नंबर ऑफ उसमें बॉन्ड पेयर बनते हैं, कितने उसमें लोन पेयर बनते हैं,
ज्योमेट्री इस चीज़ पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ क्या आती है इसकी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आती है कि जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि उन पे रिपल्शन फोर्स क्या हो, मिनिमम लगे, वो मिनिमम रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करें और उनकी जो एनर्जी है वो कम रिलीज हो। यानी कि जब रिपल्शन फोर्स लगेगा तो क्या हो, दोनों के दोनों अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं कि वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लें कि वहाँ पे उनके अंदर रिपल्शन फोर्स मिनिमम हो जाए, वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर दें। यानी एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, उनकी मैक्सिमम होती है और रिपल्शन फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो जब मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम रिपल्शन फोर्स होता है तो वहाँ पे वो स्टेबल क्या बन जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूलर शेप वो बन जाती है या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो बन जाता है। अगला पॉइंट आता है कि जो आपका बॉन्ड बनते हैं इसमें, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम किसकी तरह बिहेव, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एज ए हम सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि वैलेंस जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ज्योमेट्री उन पे डिपेंड करती है। दूसरा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तीसरा रिपल्शन वो इतना करते हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस हो इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो स्टेबल हो जाए, एक दूसरे को रिपेल न करें और उनके एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। पांचों पॉइंट इसका ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है कि जो सिंगल या डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहे उनको हम एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं। ठीक है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते उनको कहते हैं लोन पेयर। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर हो गए, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी रिपल्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बॉन्ड पेयर का होता है और सबसे कम रिपल्शन किसका होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का होता है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे जैसे एंगल 90 से ऊपर को यानी 120 की तरफ इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कि यानी जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी वेस्पर थ्योरी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थ्रू स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग अलग के, तो कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।